बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक तो आपसे रब्ता नहीं हो पाया और नॉर्मल तो हालात नहीं है, मैं उसको नॉर्मल नहीं कह सकता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं महफूज हूँ और मेरी कोशिश है कि जैसे पहले मेरा आपसे रब्ता टूट गया था और बड़े लंबे अरसे तक टूटा रहा था, दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए और हमारा रब्ता रहना चाहिए। मैं इस सारे जो मामला हैं पाकिस्तान के इस वक्त जो गुज़िश्ता 2.5 साल से 3 साल से चल रहे हैं, उनमें अपनी एक जिम्मेदारी समझता हूं कि मुझे आपके साथ राब्ते में रहना है और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी, और जो खबरें मेरे पास आती हैं वो भी आप तक पहुंचानी है। इसके लिए मैं काम करता रहता हूं। मेरा अपना एक नुक्ता नजर भी है, वो भी मैं बयान करता हूं। साथ में जो मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है वो भी मैं आपको बयान करता हूं। और मैंने, आपने देखा होगा शायद, आपसे 24 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट भी किया था। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि शायद ये राब्ता टूटने वाला है, तो मैंने एक ट्वीट किया था जिसमें मैंने कहा था कि रूल ऑफ लॉ और आज़ादी इजहार राय, जमहूरियत और ये चीजें ही पाकिस्तान का हल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन उसका अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है। वही रब्बुल इज्जत है, वो इज्जत भी बचाता है, जिंदगी भी बचाता है, वो महफूज रखता है। तो मैं अल्लाह का शुक्र है महफूज हूं। मेरी कुछ चीजें मेरे पास अभी नहीं है और ऑडियो का शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको भी सुनने में आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह चीजें मैं अरेंज कर लूंगा, तो फिर जरा बेहतर तरीके से दोबारा आपके साथ बातचीत हो सकेगी। तफसीलात में जाने के बजाय मैंने अपने आप से भी एक वादा कर रखा है कि ज्यादा खप डालने के बजाय अपना काम हम जारी रखेंगे और अपने काम का जो नेक्स्ट फेज है उसका आगाज करते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो तकरीबन वैसी ही है जैसी हम 2 दिन पहले बात कर रहे थे। चीजें ज्यादा बदली नहीं है, सवाए इसके कि मुज़ाकरात शुरू हुए। तो मुज़ाकरात शुरू हुए, उस हवाले से मेरी कुछ लोगों से रब्ता हुआ। वो मुज़ाकरात क्या है, उनका नतीजा क्या निकलेगा, ये मैं आपको बता देता हूं। दूसरा मैं आपको यह बताता हूं कि बरतानिया से और यूरोपीय यूनियन से जो प्रेशर अब आना शुरू हुआ, इवन अमेरिका से भी, फौजी अदालतों में सिविलियंस को जो ट्रायल करके उनके ऊपर मुकदमात बनाने के बाद उनको जो फैसले किए गए हैं, उन फैसलों के नतीजे में जो रद्द-ए-अमल आ रहा है वो भी बड़ा खौफनाक है। उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर मुझे आपसे बात करनी है। एक तो जो यूरोपीय यूनियन है, उनका बाकायदा उनके तर्जुमान का पूरा एक स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट अगर आप डिटेल से पढ़ें, अभी मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें मैं पढ़ के आपको सुनाऊं, लेकिन मैं आपको यह बता देता हूं कि पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन का जो है वो उसमें कुछ एग्रीमेंट्स हैं जिनका पाकिस्तान हिस्सा है, जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान को इमदाद भी मिलती है। जीएसपी प्लस स्टेटस जिन मुल्कों को मिला हुआ है, उन्होंने कुछ स्पेसिफिक चीजें जिनके ऊपर सिग्नेचर कर रखे हैं, उनमें पाकिस्तान भी एक है। और उसमें एक शिक उसकी ये भी है कि जब भी आप किसी सिविलियन का ट्रायल करेंगे, किसी आम आदमी का ट्रायल करेंगे, तो उसको आप पूरा हक देंगे मुकदमा लड़ने का। पूरा उसको फेयर ट्रायल होगा और वो प्रॉपर अदालत के अंदर होगा, और ना सिर्फ प्रॉपर अदालत में होगा बल्कि उसकी रिप्रेजेंटेशन होगी पूरे तरीके से। लेकिन यहां पे ऐसा हुआ नहीं। फिर ये मिलिट्री कोर्ट है। मिलिट्री कोर्ट को पूरी दुनिया में कहा जाता है कि मिलिट्री कोर्ट इज नॉट अ कोर्ट। ये तो जो फौजी अदालत होती है, ये जो अदालत ही नहीं होती, तो यहां पे कैसे कोई केस चल सकता है और कैसे फैसले आ सकते हैं। तो 25 लोगों को सजा तो दे दी, लेकिन उसकी कीमत भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान को चुकानी पड़ सकती है। मेरे ख्याल में जो रियासत है, जो इंतजामिया है पाकिस्तान को, जो लोग चला रहे हैं, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और इस तरह के तजर्बे बंद करने चाहिए। इससे दुनिया में इसको मायूब समझा जाता है, बुरा समझा जाता है। अभी तक पाकिस्तान क्यों बचा हुआ था, जरा ये आप गौर कर लें। मसला यह है, पाकिस्तान इसलिए बचा हुआ था कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान को ऐसी सारी चीजों में सपोर्ट कर रही थी। वरना गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है, जितना जुल्म, जितनी बर्बरियत और जितनी फस्तायत हुई है, जितने इंसानी हकूक की पामालियां पाकिस्तान में हुई हैं और जितनी वो आलमी सतह में रिपोर्ट हुई हैं, अगर ये सारी चीजें कि जो बाइडन इंतजामिया पाकिस्तान के मौजूदा रिजीम की मदद ना करती, तो पाकिस्तान पे बहुत सारी पाबंदियां खुदा न खास्ता लग सकती थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। जो बाइडन की इंतजामिया अपने इख्तिताम की जानिब जा रही है, ट्रंप की इंतजामिया आने वाली है। और एक बात तो क्लियर है ट्रंप के साथियों के बयान से कि वो पाकिस्तान का जो मौजूदा रिजीम है, मौजूदा हुकूमत या उनके जो सहूलतकार हैं, वो उनको ऐसी सहूलत नहीं देंगे जैसी सहूलत या जैसी छूट दी हुई थी जो बाइडन ने। तो जब जो बाइडन के बाद ट्रंप की इंतजामिया आएगी और हाथ पीछे से हट जाएगा, तो क्या होगा? फिर यूरोपीय यूनियन अपने तरीके से फैसले करेगी, बरतानिया अपने तरीके से फैसला करेगा। तो पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस कभी भी खतरे में नहीं होना चाहिए, सिर्फ चंद लोगों को सजाएं देने के हवाले से। देखिए, ये सजाएं, मिलिट्री कोर्ट क्या कोर्ट होता है, ये आप अदालतों के अंदर भेजें। और अगर किसी ने बेड़ा गर्क किया है ना 9 मई के मुकदमे का, तो वो खुद पाकिस्तान की सरकार ने और खुद पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान के इदारों ने किया। कैसे बेड़ा गर्क किया, मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 तो आप ये देखें कि जिन लोगों के सबसे पहले नाम आए थे,
उनमें से जिस जिस बंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस जिस बंदे ने अपना बयान दिया, वो बंदे का नाम निकल गया। यानी 9 मई का मुजरिम था, मुजरिम रहा ही नहीं, वो मौजें कर रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनकी जिंदगी बदल गई है पूरी की पूरी। यानी 9 मई को जिन लोगों को 9 मई के अंदर शामिल रखा गया था और हुकूमत का यह मानना था, इदारों का यह मानना था कि ये लोग 9 मई के लिए जिम्मेदार हैं, उनमें से जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान से वफादारी खत्म की, वो 9 मई के जिम्मेदार नहीं रहे। पहला तो कसूर यह किया इन्होंने। दूसरा, इतनी बड़ी तादाद में बंदे पकड़ लिए, इतनी बड़ी तादाद में बंदे पकड़ लिए जितने बंदे जिम्मेदारी नहीं थे। अब तक 20,000 बंदा तो गिरफ्तार हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। 10,000 पहले गिरफ्तार हो गया था, 10,000 के करीब कहते हैं अब गिरफ्तार हो गया। तो ये अपना केस खुद खराब किया है। फिर हर केस के अंदर एक अजीब तरीके से केस चलाया, कुछ को उठा के फौजी अदालतों में ले गए, कुछ को उठा के सिविल कोर्ट्स में ले गए। हाउ इज इट पॉसिबल कि यास्मीन राशिद पे आप सीरियस एलिगेशन लगा रहे हैं, एजाज चौधरी पे लगा रहे हैं, महमूद रशीद पे लगा रहे हैं, बल्कि आपने कहा कि महमूद रशीद ने कोर कमांडर हाउस के बाहर बंदा भी मार दिया, उनको आप फौजी अदालतों में नहीं लेकर जा रहे, वहां आप कोई और बंदे ले गए हैं और अपनी पसंद के बंदे कुछ फौजी अदालतों में चले गए, कुछ सिविलियन कोर्ट्स में चले गए, कुछ को निशाने इबरत बना लिया, जो मान गए उनको छोड़ दिया। तो 9 मई के जो असल मुल्जिमान अगर हैं तो उनको बचाने का सबसे अच्छा बंदोबस्त पाकिस्तान के इदारों ने खुद किया, पुलिस ने किया। पुलिस ने इतनी दिहाड़ियां लगाई, मेरे कई जानने वाले हैं, वो बेचारे बताते हैं कि हम 9 मई में फंस गए थे, पैसे दे दे के पुलिस को तंग आ गए। अभी एक बंदा पाकिस्तान छोड़ के यहां से चला गया बाहर, पता नहीं किस मुल्क में गया, लेकिन उसके भाई का मुझे फोन आया था, वो कह रहा था जी कि मैं तो अपने भाई को पाकिस्तान से भेज दिया। मैंने कहा जी क्यों भेज दिया? वो बेचारा माल टाउन लाहौर का रहने वाला था, उन्होंने कहा 9 मई में डाल दिया था, 2 दफा उठाकर लेकर गए हैं पुलिस वाले, हमसे 2 दफा उन्होंने पैसे लिए और अभी फिर और पैसे मांग रहे थे। हम कहां से बार बार पैसे देते रहे, तो हमने एक ही दफा पैसे खर्च करके अपने भाई को बाहर भेज दिया। ये 9 मई का जो है वो असल मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने इस मुकदमे को खराब किया। दूसरा, इमरान खान साहब साफ कहते हैं, वो कहते हैं जी इसकी फुटेज ले आए आप 9 मई की, जिन्होंने फुटेज चुराई है उन्होंने ही 9 मई करवाई है। इमरान खान साहब का तो ये मानना है और वो इसको एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तौर पे कहते हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता। देखिए, मेरे ख्याल में लोगों का गमो गुस्सा था, लोग कंटोनमेंट्स के अंदर घुसे हैं, लोगों ने वहां जाके अपना गुस्सा उतारा है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि कुछ ऐसे लोग वहां पे मौजूद थे जिनको नहीं होना चाहिए था। यानी कई ऐसे लोग मैंने देखे जो पीटीए के झंडे लेकर फिर रहे थे, उनका पीटीए से ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो किस चक्कर में तोड़फोड़ कर रहे थे, जलाओ गिराव कर रहे थे, वो किसका हिस्सा थे? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं कि हम कई जगहों पे जब हम गए तो पहले ही आग लगी हुई थी। ये उनका भी एलिगेशन है एक तरफ। तो इसकी प्रॉपर जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, ना सिर्फ इसकी बल्कि जो 26 नवंबर को हुआ इस्लामाबाद में डी चौक के अंदर जो कत्लेआम हुआ इंसानों का, उसकी भी होनी चाहिए। तो डी चौक का कत्लेआम हो या फौजी अदालतों में सजाएं हो, अभी 25 को सजाएं दी है, बाकियों को भी देंगे। जब बाकियों को 50 से 60 बंदा भी बाकी है, जब उनको सजाएं दी जाएंगी तो उसका भी इंपैक्ट आएगा। एक ही दफा देते तक एक ही दफा इंपैक्ट आता, लेकिन अब प्रेशर आएगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर जीएसपी प्लस के हवाले से भी और दीगर मामला के हवाले से भी, क्योंकि पीछे जो बैठा हुआ बाइडन था, जो बाइडन बचाने वाला, वो अब मौजूद नहीं है। दूसरी जानब जो डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया है वो एक के बाद एक कदम और आगे बढ़ती चली जा रही है। मिसाल के तौर पे अगर आप देखें रिचर्ड ग्रेनल को, तो उसने एक ट्वीट और किया है। ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान के हालात से काफी वाकफियत हासिल करना शुरू हो गया है, उसको बहुत कुछ पता है पाकिस्तान के हालात के बारे में, या उसको ब्रीफ किया जा रहा है, वो ज़हनी तौर पे तैयार है। अब सिर्फ इक्तदार उससे दूर रह गया है, 1 महीने से भी कम दिन है कि वो इक्तदार में आकर बैठ जाएगा। उसके बाद पाकिस्तानियों को उसी से डील करना पड़ेगा। जो बाइडन किस्सा पारी ना हो जाएगा, ट्रंप आकर बैठ जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो यहां पे पाकिस्तान को होश के नाखून लेने चाहिए। अमेरिका और मगरिब के साथ अगर इन्होंने अपने ताल्लुकात ठीक रखने हैं, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने हर हाल में रखने हैं, एस्टेब्लिशमेंट कभी भी इन मुल्कों से बिगाड़ कर गुजारा नहीं कर सकती। तो पाबंदियां लग सकती हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर, जो पाबंदियां लग सकती हैं, ट्रैवलिंग के बैन लग सकते हैं, इनकी वीजेज जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, और इनके एसेट जो है बैरून मुल्क वो सील किए जा सकते हैं। और जब ये अमेरिका करेगा तो वो अकेला नहीं करेगा, वो अपने इत्तेहादियों से भी कहेगा कि तुम भी ये करो। और यही उनकी ताकत है कि वो जो करते हैं मिलकर करते हैं। नेटो फोर्सेस जो कुछ भी वो फैसला करता है, अमेरिका वो अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर फैसला करता है ताकि उसका इंपैक्ट ज्यादा आए। अब रिचर्ड ग्रेनल ने इलन मस्क को कहा ट्विटर के ऊपर ट्वीट करते हुए, एक तो जनाब बहुत सारे लोग कह रहे हैं इसका अकाउंट ही जाली है, वैसे एक से एक पाकिस्तान के अंदर तोहफा पड़ा हुआ है, एक से एक पाकिस्तान के अंदर अरस्तू पड़ा हुआ है। वो कह रहे जी सानू पता ही नहीं है असली अकाउंट है या इसका नकली अकाउंट है। और भाई डोनाल्ड ट्रंप इसी अकाउंट को उसको मेंशन करता है। डोनाल्ड ट्रंप का तो असली है ना, कितने मिलियंस के फॉलोअर्स हैं उनके। डोनाल्ड ट्रंप का तो नकली अकाउंट इतने मिलियन का कोई नहीं बना सकता।
तो डोनाल्ड ट्रंप का असली अकाउंट है। डोनाल्ड ट्रंप जिस अकाउंट को मेंशन कर रहा है ये वही अकाउंट है जो इमरान खान को आजाद करवाने के लिए ट्वीट कर रहा है। अब वो कहता है मैं कैसे साबित करूं कि मैं असली हूं। तो मेरे ख्याल में रिचर्ड साहब को चाहिए कि फिर एक वीडियो बना के उसमें जनाब बोल दे कि ना वो बागी ना गद्दार, कैदी नंबर 804, वो लगा के अपनी वीडियो उसके ऊपर चढ़ा दे, पता चल जाएगा। बहरहाल ये मैं अदरा मजाक बात कर रहा था क्योंकि मैंने बड़ा स्ट्रेस में गुज़िश्ता 24-36 घंटे गुजारे हैं, तो थोड़ा सा लाइटर नोट पे भी बात होनी चाहिए। नाज़रीन कुछ और चीजें हैं जो बड़ी अफसोसनाक है। रिचर्ड ने बहरहाल उसको कहा, इलन मस्क को, कि पाकिस्तान में अपना सैटेलाइट जो है ना स्टारलिंक, उसको ऑन करें। स्टारलिंक मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मंगाया था, मेरे पास भी है, लेकिन पाकिस्तान में चलता ही नहीं है। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जुगाड़ किए हुए, कुछ इलाकों में चल रहा है, लेकिन वो एक स्पेशल किस्म का जुगाड़ है जिसके जरिए स्टारलिंक चलता है। वैसे ये चलता नहीं है पाकिस्तान में, और ये चल जाए तो बड़ी अच्छी बात है। जब वो चलेगा तो पाबंदियां हट जाएंगी। जो लोग स्टारलिंक को इस्तेमाल कर रहे होंगे वो लोग जनाब ट्विटर खुल के इस्तेमाल करें, यूट्यूब इस्तेमाल करें, जो मर्जी इस्तेमाल करें, उनके ऊपर किसी चीज को बैन नहीं किया जा सकेगा, रोका नहीं जा सकेगा। तो ये पाकिस्तान में आना चाहिए। रिचर्ड ने इलन मस्क को जो है वो मेंशन करते हुए अपने ट्विटर के ऊपर ये डिमांड डाली है, और शायद इसलिए डाली है कि ट्विटर वगैरह बैन है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया के ऊपर लगातार पाबंदियां बनी हुई हैं। अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि ऊपर बैठे हुए ताकतवर लोग चाहते थे कि मैं गारंटी दूं कि इक्तदार में आकर उन पर हाथ नहीं डालूंगा, और यही है असल बात। जब मैं अगवा था ना, एजेंसियों की तहवील में था, तब मैंने उन्हें यह कहा था कि आपने इमरान खान को तो पकड़ लिया, आप उसे छोड़ेंगे कैसे। उन्होंने कहा वो कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब। उन्होंने कहा जी माफी मांगे। मैंने कहा वो उसके बाद है ही नहीं, वो कैसे माफी मांग लेगा, वो हीरो की तरह जिया है तो वो उसी तरह रहेगा। आप तो उसे मौका दे रहे हैं कि वो अगले 100-200 साल और जिंदा रह सकता है इमरान खान, वो तो सदियों में जिंदा रहने के चक्कर में। अब तो इनको उस वक्त बात समझ नहीं आई। मैंने इनको ये भी कहा था कि वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, एक वक्त आएगा इमरान खान, फिर आपके लिए छोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और अब वही सिचुएशन है। अब ये इमरान खान से ये गारंटियां मांगते हैं कि जनाब इक्तदार में आकर आप हम पे हाथ नहीं डालेंगे। ये यहां तक तो मामला पहुंच गया है, लेकिन ये बात ना हुकूमत कर सकती है ना एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और एक्चुअली तो ये मजाक रात है, मजाक हो रहा है, और बैठेंगे, बैठ के मजाक करेंगे और उठ जाएंगे। इसका नतीजा कोई निकलेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि हुकूमत को कोई एक भी चीज छोड़नी पड़ेगी ना, तो अपने इक्तदार में से छोड़नी पड़ेगी, और अपना इक्तदार कोई नहीं छोड़ता, और मुफ्त का इक्तदार तो कोई भी नहीं छोड़ता। ये इक्तदार इस हुकूमत को मिला नहीं है, एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी जेब में डाला है। ये इलेक्शन तो नहीं जीते, पूरा पाकिस्तान जानता है। नवाज शरीफ इलेक्शन आ रहा है, मरियम हारी, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, सारी इलेक्शन आ रहे हैं। ये तो इलेक्शन जीते नहीं, पूरा खानदान इलेक्शन हार गया। ना सिर्फ पूरा खानदान इलेक्शन हारा, बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन हार गई। अब ये बुरी तरह इलेक्शन हारे हुए हैं। इनको एस्टेब्लिशमेंट ने इनकी जेब में इक्तदार डाला हुआ है, बस सिर्फ। ये इक्तदार के मालिक नहीं है, इनका कब्जा हुआ है। अब इस कब्जे को छोड़ना है तो क्या ये बैठ के छोड़ देंगे? मुझे नहीं लगता ये छोड़ेंगे। मुज़ाकरात हुए, जनाब कहते हैं ये बड़ी अच्छी बात है, मुज़ाकरात हो गए, मिलकर बैठ गए, एलामिया भी जारी कर दिया बड़ा अच्छा सा। लेकिन उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी इमरान खान से मुलाकातें तो खोले हमारी, हम जाए जाके मुलाकात करें, उनसे गाइडेंस ले आगे बढ़े। दूसरी जानब अच्छा ये वो कहते हैं जी मान ली गई ये बात, 2 जनवरी को दोबारा बैठेंगे। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब इनको दोबारा बैठने देते हैं, या इमरान खान साहब इनकी संजीदगी को लेते हैं या नहीं लेते, या वो अपनी कॉल जारी रखते हैं। ये जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हुकूमत के ऊपर भी एक डंडा आ गया है कि बैठो मुज़ाकरात में, मुज़ाकरात के अंदर तो बैठो, बातचीत तो करो उनके साथ। बहरहाल मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाकया जो है, अनीस सत्ती शहीद जिनका ताल्लुक मरी से है, उनका पूरा खानदान जो है उसको शिफ्ट कर दिया गया था खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि उनको महफूज रखा जा सके। बहरहाल खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई अब महफूज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। उसकी वजह यह है जिसको दिल करता है, जहां से दिल करता है उठा लेते हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की जो इंतजामिया है वो पूरी सपोर्ट करती है जिस बंदे को खैबर पख्तूनख्वा से उठाना हो या जिस बंदे को खैबर पख्तूनख्वा से गायब करना हो, तो वहां की जो इंतजामिया है वो पूरी सपोर्ट करती है ये सारा काम करवाने में। ये आप खातिर जमा रखें। अब मैं आपको ये बताऊं कि अनीस सत्ती साहब के वालिद साहब ने एक पैगाम दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा दूसरा बेटा दानिश सत्ती जो डैम पर ड्यूटी कर रहा था, 3:30 बजे आज से 3 दिन पहले उनको जनाब डीएसपी इम्तियाज भट्ट और इंस्पेक्टर जहीर अब्बास ये उठाकर नामालूम जगह पर ले गए। अनीस सत्ती शहीद के केस की पैरवी करने वाला उसका एक कजन नफीस सत्ती, उसको भी अलीपुर इस्लामाबाद से उठा लिया गया। बाकी घर वाले खैबर पख्तूनख्वा में, ये वहां से उठा लिए गए। इनको उठा के जनाब 3 दिन तक गायब रखा गया। पीटीआई शोर मचाती रही, सारे कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मरकजी की आदत है उन्होंने कोई इसके ऊपर इतना रोला डाला नहीं। और उसके बाद 3 दिन के अंदर इनके साथ पता नहीं क्या किया गया कि इनको पेश किया गया लाके अदालत में, नामालूम लोगों ने। वहां पे आकर इन्होंने कह दिया जनाब कि हमने जो एप्लीकेशन है इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, जो हमने उसके कत्ल की दरखास्त दी हुई है या केस की जो पैरवी कर रहे थे, पैरवी से ये पीछे हट गए। अब ये इस वक्त इस मुल्क के अंदर जुल्म और जबर का माहौल है, जिसको मर्जी अगवा करो,
अपनी मर्जी का बयान दिलवाओ, कोई कानून इस मुल्क में नहीं है। जब इस मुल्क में कानून ही नहीं है, यानी कानून ही नहीं है, तो फिर मुल्क क्या है? जो मुल्क चलते हैं, जो रियासतें चलती हैं, वो कवानीन के साथ चलती हैं, और कवानीन सबके लिए होते हैं, किसी एक के लिए तो नहीं होते। आफ्ताब इकबाल साहब के हवाले से एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है नाज़रीन, और आफ्ताब इकबाल साहब बरतानिया गए हुए थे, मेरी उनसे बात भी हुई थी। मेरे कुछ दोस्त उन्हें मिलना चाहते थे, तो मैंने आफ्ताब इकबाल साहब से कहा था जी आप उनको मिल लें, तो उन्होंने बड़ी मेहरबानी की, कमाल शफकत की। वो मेरे दोस्तों से भी मिले और कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, उन्होंने वहां कुछ प्रोग्राम्स किए आफ्ताब इकबाल साहब ने। मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि यार तुझसे मिले हुए बड़ा टाइम हो गया, बड़ी अच्छी हमने एक दूसरे के साथ यादें शेयर की, मैंने और आफ्ताब इकबाल साहब ने। लेकिन वो वापस पहुंचे दुबई, क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से दुबई में मुकीम है। पाकिस्तान में उनको अगवा किया गया था, जबरी तौर पर लापता किया गया था। फिर 2 दिन उनके साथ जो भी किया गया उससे वो दिल बर्दाश्ता हो गए और वो पाकिस्तान से दुबई चले गए। दुबई में वो मुकीम थे, वहां वो रहते थे, लेकिन कोई ऐसी एक्टिविटी हुई है, क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रही। वो जब मैनचेस्टर से फ्लाइट लेकर वापस दुबई पहुंचे हैं बरतानिया से, तो दुबई एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उनका राब्ता हुआ और उसके बाद फिर राब्ता मुनक़ता हो गया। अब किसी से उनका राब्ता नहीं हो रहा। इतला यह है कि दुबई की जो इंतजामिया है या हुकूमत है, उन्होंने उनको पकड़ लिया है, या उन्होंने उनको अपने पास रखा है, या पता नहीं किसी और चक्कर में उन्हें पकड़ लिया गया है। अभी तक कोई इतला नहीं आ रही, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है उसमें तशवीश है। मेरी लॉयर से बात हुई, आफ्ताब इकबाल साहब की फैमिली मेंबर से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही कोई खबर आएगी तो आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन दुबई में वो मौजूद थे और दुबई की अथॉरिटीज जो हैं उनसे हम सवाल जवाब कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें कोई जवाब नहीं मिला है। नाज़रीन, एक और जो शोहदा की तादाद है उसमें एक शहीद का और इजाफा हो गया बड़ी बदकिस्मती से। अटक के एक शहीद है, मलिक इदरीस शहीद, उनकी मैयत अब अपने गांव पहुंची है। ये जख्मी हो गए थे, इन्हें गोली लग गई थी। इनका बाकायदा नाम जख्मियों की लिस्ट में मौजूद है और डॉक्टर कंफर्म करते हैं इस्लामाबाद में कि इनको गोली लगी थी। इनके जख्मी होने की वीडियो भी है। इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, फिर वहां से इन्हें पेशावर ले गए, वहां पे इलाज करवा रहे थे। इनकी मुस्कुराते हुए वीडियोज भी मौजूद हैं और ये जख्मी होने के बावजूद इमरान खान के साथ खड़े होने के दावेदार थे। ये जो मलिक इदरीस शहीद साहब है, ये नफली रोजे भी रख रहे थे इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के दिन से लेकर अब तक। यानी जिस दिन इनकी शहादत हुई उस दिन भी ये नफली रोजे से थे। इन्होंने इमरान खान साहब के लिए रोजाना रोजा रखा कि इमरान खान साहब की मुश्किलात अल्लाह ताला आसान करे और वो इस जबर से बाहर आए, इस कैद से बाहर निकले। तो अब साने डी चौक के शोहदा की तादाद 13 हो गई, क्योंकि ये शहीद हो गए। इनकी जब मैयत इनके गांव पहुंची है तो जो ऐनी शाहिदीन है उन्होंने जो मैसेजेस भेजे हैं और जो वीडियोस भेजी हैं, पूरा गांव धाड़े मारकर रो रहा था। लोगों का इनसे इतना प्यार था मलिक इदरीस शहीद से, और ये जुल्फी बुखारी साहब के बड़े करीबी साथी थे, उनके बड़े अच्छे दोस्त थे और उनके साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक था। तो उनकी जो टीम है, उन लोगों ने भी मुझे मैसेजेस किए, उन्होंने कहा जी कि हम लोग बड़े रंजीदा हैं, हमारा एक बड़ा करीबी साथी जो है वो शहीद हो गया है। अब उनकी तदफीन कर दी गई है और जिस तरह से उनकी तदफीन हुई है वो मनाजिर भी देखने वाले हैं। और दूसरा, उनकी कब्र पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बाकायदा लिखा गया और ये भी लिखा गया कि वो शहीद है और वो शहीद हुए हैं डी चौक में और इस तरीके से वो शहीद हुए हैं। बहरहाल नाजरीन, ये कुछ और खबरें आपके साथ मैं अगले वीलॉग में शेयर कर देता हूं। लेकिन मिलिट्री कोर्ट से आने वाले फैसले और डी चौक में होने वाला कत्लेआम, ये 2 चीजें इस वक्त इस हुकूमत और इस निजाम के गले पड़ी हुई है। और सवाल जो है गोली क्यों चलाई, वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। और ये सवाल अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में उठ रहा है। ना सिर्फ उठ रहा है, बल्कि मैंने आपको ये दावा कर रखा है कि आने वाले महीने में जनवरी में ये सवाल बड़ी शद्द और मद के साथ उठेगा और इस हुकूमत के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज, और मेरी दुआ भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।